Good morning, dear students. It's a Sunday, and today I am here to teach you a new poem. And the title of the poem is From an Elegy Written in a Country Churchyard. और पोयम का टाइटल है From an Elegy Written in a Country Churchyard. It means गांव के गिरजाघर के कब्रिस्तान में लिखा हुआ एक शोक गीत। एलिजी मीन्स जैसा कि हम सबको मालूम है शोक गीत होता है। इट्स अ काइंड ऑफ पोयम। रिटन मीन्स लिखा। कंट्री मीन्स जैसा देश होता है। कंट्री का दूसरा मीनिंग देहाती क्षेत्र होता है, गांव होता है। चर्च यार्ड का मतलब होता है गिरजाघर में जो कब्रिस्तान होता है जहां पर ईसाई लोग मृत व्यक्तियों को दफनाते हैं, उसको कहा जाता है। So the meaning of the title From an Elegy Written in a Country Churchyard, इसका अर्थ है गांव के गिरजाघर के कब्रिस्तान में लिखा हुआ एक शोक गीत। द पोएट इज थॉमस ग्रे। इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। नाउ लेट अस स्टडी दिस पोयम, रीड दिस पोयम स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा। द कर्फ्यू टॉक्स द नेल ऑफ फाइटिंग डे, the lowing herd went slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. इस स्टैंजा में पोएट हमें यह बताना चाहता है द कर्फ्यू टॉक्स द नेल ऑफ फाइटिंग डे, गिरजाघर की बजती हुई शाम की घंटियां दिन की समाप्ति का संकेत करती हैं। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, और दिन भर के जो थके हारे जानवर हैं वो रंभाते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलने के लिए घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे, और दिन भर का थका हुआ जो किसान है वो भी थके कदमों से धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और पोएट कहता है कि वह एक गांव के गिरजाघर के कब्रिस्तान के नज़दीक खड़ा है। शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, और कहता है कि सब लोग मुझे यहाँ अंधेरे में छोड़ जाते हैं। Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a moldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. इस स्टैंजा में पोएट हमको बताता है Beneath those rugged elms that you trees shade, कि जो पेड़ हैं, सदाबहार पेड़ हैं जिनकी साल भर छाया रहती है, उन पेड़ों की छाया के नीचे Where heaps the turf in many a moldering heap, इन पेड़ों की छाया के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं। उन कब्रों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो टूट फूट चुकी हैं, उनके ऊपर अनेक प्रकार की घास जम गई है। Each in his narrow cell forever laid, प्रत्येक व्यक्ति अर्थात गांव का वो व्यक्ति जो मर चुका है वह अपनी छोटी छोटी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूट फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, यहाँ पर कवि हमको बताना चाहता है कि इन कब्रों में जो लोग हमेशा के लिए सोए हुए हैं, जो लोग हमेशा के लिए दफनाए गए हुए हैं छोटी छोटी कब्रों में, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, वो टूट फूट गई हैं और उनके ऊपर अनेक प्रकार की घास जम चुकी हैं। इन कब्रों में गांव के जो सीधे साधे पूर्वज हैं, जो अब जिंदा नहीं हैं, जो मर गए हैं, वे हमेशा के लिए सोए हुए हैं। स्टैंजा नंबर 3। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, द कॉक्स क्लेरियन और द इकोइंग और नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली ब्लाइड। इस स्टैंजा में पोएट हमको बताता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग, प्रातः काल की जो सुगंधित हवा होती है, वायु होती है, प्रातः काल की जो सुगंधित वायु होती है, हवा होती है, वह भी इन कब्रों में लेटे हुए दफनाए हुए लोगों को नहीं उठा सकती। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, और अपने घोंसले में बैठे हुए अबाबिल पक्षी का चहचहाना
भी अब इनको कभी नहीं उठा सकता। द कॉक्सिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, चाहे सुबह के मुर्गे की तीखी बांग हो या फिर शिकारी के बिगुल की आवाज हो, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली ब्लाइट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवाज, सुबह चाहे वो सुबह की सुगंधित वायु हो, चाहे अबाबिल पक्षी का चहचहाना हो, चाहे मुर्गे की तीखी बांग हो या शिकारी के बिगुल की आवाज हो, कोई भी दृश्य, कोई भी आवाज अब इन लोगों को जो अपनी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं उठा नहीं सकती, जगा नहीं सकती। नेक्स्ट सिंजा नंबर 4। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur herewith a disdainful smile the short and simple annals of the poor। इस स्टैंजा में पोएट हमको बताना चाहता है कि अमीर लोग, महत्वाकांक्षी लोग, धनी लोग गरीब लोगों के साधारण परिश्रम का मजाक उड़ाते हैं। देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, उनकी जो साधारण सी घरेलू खुशियां हैं, उनका जो अंधकारमय भविष्य है, उसकी अमीर लोग, धनी लोग, महत्वाकांक्षी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। नॉर ग्रैंडियर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनन्स ऑफ द पुअर। गांव के जो गरीब लोग होते हैं, उनका जीवन इतिहास बहुत छोटा होता है, उनका जीवन इतिहास बहुत ही सरल सा होता है। अमीर लोग, धनी लोग, महत्वाकांक्षी लोग उनके साधारण से जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से देखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। स्टैंजा नंबर लास्ट। द बोस्ट ऑफ हेरिडिटी, द पॉम्प ऑफ पावर। इस स्टैंजा में पोएट हमको बताता है the boast of heredity, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। पोएट कहता है द पोस्ट ऑफ हेरिडिटी, द पॉम्प ऑफ पावर। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी भगाते हैं। द पॉम्प ऑफ पावर, कुछ लोग अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और ये सारी सुंदरता और ये सारी संपत्ति, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, ये सारी चीजें एक निश्चित समय का इंतजार कर रही हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, प्रसिद्धि का रास्ता भी अंत में कब्र की ओर जाता है। अर्थात जो व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन उस व्यक्ति को मरना है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। इसलिए अमीर लोगों को, धनी लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, गरीब लोगों का, खास तौर से गांव में रहने वाले गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, उच्च कुल में जन्म लेने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बेकार की हैं, क्योंकि एक दिन मनुष्य मर जाता है और सब कुछ यहीं पर छोड़ जाता है। सो द मैन शुड डू गुड वर्क, इसलिए मनुष्य को अच्छे काम करना चाहिए। सो दैट ही मे बी रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर हिज डेथ, जिससे कि मरने के बाद भी लोग उसे याद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द summary of the poem from an elegy written in a country churchyard. For a very long time I had a desire to give you the video, live video, face-to-face video. I can't see all of you, but I hope that you all will be able to see me, and it's a happiness to me. Dear students, have a nice day. Bye-bye.